और जानने का प्रयास करते हैं कि पाइप क्या होता है, ये इनके चुनाव में हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, पाइप के बारे में अगर मैं कहूँ तो यह अमूमन गोलाकार नलिका होती है, एक नली जैसी होती है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है पानी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए। और जो ले जाने के लिए एजेंट यानी कि कारक होता है, वो या तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है या तो फिर दबाव होता है, प्रेशर होता है। देखिए, अगर दो जगहों के बीच में अंतर है, उसके वर्टिकल ऊंचाई में अंतर है, तो वहाँ पर पानी गुरुत्वाकर्षण से बह सकता है। मसलन अगर एक टैंक यहाँ पर है और दूसरा टैंक यहाँ पर है, अगर हमने इसको पाइप से कनेक्ट कर दिया तो आप देख सकते हैं अगर पानी का स्तर यहाँ पे है और ये बिल्कुल खाली है, तो इन दोनों के स्तर में यह जो वाई डिफरेंस है, ये इसकी वजह से ये इतना गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे बल आएगा कि यहाँ पे जो इस टैंक में भरा हुआ टैंक ए में जो पानी है वो बी तक आसानी से फ्लो करके चला जाएगा। अगर इस तरीके से पानी का बहाव होता है तो उसको हम ग्रेविटेशनल फ्लो कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित बहाव कहते हैं। लेकिन हमें अगर मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से पानी यहाँ तक ले जाना है किसी पाइप से, तो यह अंतर तो है वर्टिकल हाइट में, लेकिन पानी का जो स्रोत है वो ए पर है, बी तक ले जाना है। अब यहाँ तक हमें पानी कैसे ले जाने का तरीका मिलेगा, तो यहाँ पे प्रेशर फ्लो ही हो सकता है, यानी कि हम पंप के माध्यम से यहाँ पे प्रेशर डालें और पानी को ऊपर की तरफ फ्लो कराएं। इन दोनों ही स्थितियों में हमें जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है उसे हम पाइप कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कॉन्डुइट बोलते हैं। अब इसके चुनाव में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, मतलब हम किस तरह की पाइप, कौन सी पाइप का चुनाव करें। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले तो क्षमता है। क्षमता का मतलब ये है कि जो पाइप हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी क्षमता कितनी है। मसलन वो कितना लीटर प्रति सेकंड पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकती है, मतलब डिस्चार्ज उसका कितना है। दूसरा, वो कितना प्रेशर झेल सकती है। अगर हम प्रेशर फ्लो की बात करें, इस फ्लो की बात करें, तो प्रेशर फ्लो में हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कितना प्रेशर झेल पा रही है। तो इन दोनों ही बातों का जब हम ध्यान रखते हैं तो हमें क्षमता को ज़रूर कंसीडर करने की बात करनी चाहिए। सहनशीलता मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, वो कितने रफ़ कंडीशंस को, एटमॉस्फेरिक सिचुएशंस को कैसे डील कर पाती है, ये उसकी सहनशीलता है, ड्यूरेबिलिटी है। इसके आधार पर भी हम पाइप का चुनाव करते हैं। उपलब्ध धन यानी कि हमारे पास बजट कितना मौजूद है किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। मसलन अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पानी का फ़्लो कराना है और हमारे पास धन उतना नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो उसके आधार पे भी हम पाइप का चुनाव करेंगे। ऐसे पाइप को चुनेंगे जो कम खर्च में लगाया जा सके, उसकी लेंथ सस्ती मिल सके हमें। तो धन भी एक बड़ा कारक होता है। रख रखाव यानी मेंटेनेंस, किसी एक पर्टिकुलर पाइप का रख रखाव कैसा है, उसके आधार पे भी हम चुनाव करते हैं। मसलन अगर हमने कुछ ऐसे पाइप का इस्तेमाल कर लिया जिसमें जंग लग सकता है, तो उसकी अपेक्षाकृत हम ऐसे पाइप का चुनाव करेंगे जिसमें जंग लगने की संभावना कम हो। जैसे अगर हमारे पास गैल्वेनाइज्ड आयरन जीआई पाइप का विकल्प हो, साथ ही साथ पीवीसी का भी विकल्प हो, तो हम कोशिश करेंगे कि हम पीवीसी पाइप को इस्तेमाल करें, यूज़ करें। इसके साथ ही जंग से सुरक्षा, मैंने इस पे चर्चा कर लिया कि जंग से जो पाइप सुरक्षित हो, क्योंकि पानी ही उससे हमें फ़्लो कराना है, ले जाना है। तो जंग, अगर कोई फेरस मटेरियल है, कोई लोहे का पदार्थ मौजूद है उस पाइप में, तो पानी और हवा के संपर्क में आने के बाद उसमें जंग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें जंग को भी ध्यान में रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास मार्केट में किस तरीके की कौन कौन सी पाइप उपलब्ध है। सबसे पहले तो एस्बेस्टॉस पाइप है, एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप। ये पाइप की ख़ास बात ये है कि बहुत हल्के होते हैं। सबसे अच्छी बात इनकी है कि ये हल्के होते हैं। अमूमन इसमें स्पिगट एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, तो जॉइंट बनाना भी आसान होता है। इनका जो दबाव झेलने की जो इनकी क्षमता होती है वो भी ठीक ठाक होती है, अच्छी होती है। और ये एक सर्टेन लिमिट तक इनका डायमीटर बड़ा भी रख सकते हैं हम। तो आप एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये हल्की है, ये सबसे अच्छी बात है, तो इसलिए हम इसकी लेंथ को भी बड़ा कर पाते हैं। जो फैक्ट्री में हम बनाते हैं एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप,
ये थोड़ी बड़ी लेंथ में भी उपलब्ध होती है हमारे पास। उसके बाद आता है कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा की पाइप। ये पाइप थोड़ी महंगी होती है एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप से, लेकिन इसकी भी एक अच्छी बात है कि ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, इसका रीसेल वैल्यू आपको अच्छा मिलता है और साथ ही साथ इसके साथ काम करना आसान है। मसलन इसके जॉइंट्स को आप वेल्ड भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो, और ये प्रेशर भी झेल सकता है। लेकिन इसके साथ समस्या एक ही है कि इसमें जंग लगने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो ज़्यादा होती है। अगला है सीमेंट कंक्रीट पाइप। सीमेंट कंक्रीट पाइप के साथ ये अच्छी बात ये है कि यह बहुत ज़्यादा वज़न झेल सकती है। मसलन इसको आउटफॉल सुअर के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट कंक्रीट पाइप। सीमेंट कंक्रीट पाइप रीइंफोर्स्ड भी होती है, इसमें कुछ वो हाई टेंशन वाले केबल डाल कर भी इनको बनाया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा दबाव झेल सकती है। इसकी सबसे ख़राब बात ये है कि ये बहुत भारी होती है, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, इसकी फिटिंग्स बनाने में जो मशीनरी इस्तेमाल होती है उसका खर्च बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ एक ख़राब बात इसकी और है कि इसका रीसेल वैल्यू बिल्कुल शून्य है, ज़ीरो है। आगे बढ़ते हैं, कॉपर पाइप के बारे में जानते हैं। कॉपर पाइप अमूमन वाटर सप्लाई या फिर सुएज ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। ये कुछ स्पेसिफ़िक जगहों पे इस्तेमाल होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पाइप में घुमाव की आवश्यकता हो, या गूजने पाइप वगैरह में कई बारी हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। अमूमन वो लेड की पाइप होती है, लेकिन आप कॉपर पाइप से समझ सकते हैं कि ये स्पेसिफ़िक जगह पे इस्तेमाल होता है। जो आपके सबसे आसानी से देखने के लिए मिल सकता है वो जब आप स्प्लिट एसी लगाते हैं तो उसमें जो कंप्रेसर और मेन यूनिट इंडोर यूनिट को जोड़ने के लिए जो पाइप होती है पतली सी, वो कॉपर की होती है। तो कई बारी हम और भी वाटर सप्लाईज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं जो अपने घरों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो कॉपर पाइप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप की अगर मैं बात करूं तो हाउस प्लम्बिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप यानी जीआई पाइप। ये लोहे के ही होते हैं, लेकिन गैल्वनाइजेशन प्रोसेस से इनको जंगरोधी बना दिया जाता है। इनके जॉइंट्स बनाना थोड़ा टफ होता है क्योंकि इनमें जो थ्रेड्स हैं, यानी कि जिसे हिंदी में चूड़ियाँ बोलते हैं, थ्रेड्स बनाना थोड़ा टफ होता है, टिपिकल होता है, टाइम टेकिंग होता है, इसमें लेबर कॉस्ट भी लगती है। तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि हाउस प्लम्बिंग यानी घर के अंदर जो जलापूर्ति के लिए आप फिटिंग्स लगाते हैं उसमें जीआई पाइप का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्लास्टिक पाइप की। प्लास्टिक पाइप आप समझ सकते हैं, ये एक पॉलीमर की पाइप होती है जिसको काटना, फिक्स करना बड़ा ही आसान है। इनको कुछ सुपर ग्लू से हम चिपका सकते हैं, इनके जॉइंट्स बनाना आसान है। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं और बाकी उपलब्ध विकल्पों से सस्ते भी होते हैं। लेकिन इनके साथ समस्या यह है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर यानी बाहरी दबाव को झेल नहीं पाते। बात कर लेते हैं स्टील पाइप की। स्टील पाइप में ये जंगरोधी तो होते ही हैं अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे होंगे। अगर स्टेनलेस स्टील की पाइप नहीं है, प्लेन स्टील है, तो वहाँ पर भी जंग लगने की संभावना ज़्यादा होगी। रॉट आयरन कच्चे लोहे की पाइप ये पहले इस्तेमाल होती थी बड़े डायमीटर्स में। जो वाटर सप्लाई स्कीम होती है उसमें जो बड़े डायमीटर की पाइप होती है वो रॉट आयरन की होती है। एक सबसे महत्वपूर्ण पाइप है पीवीसी पाइप, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है इंडोर हाउस प्लम्बिंग के लिए, वो पीवीसी पाइप है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, इसमें जंग लगने की संभावना बिल्कुल शून्य है। इसका फिटिंग बनाना बहुत आसान है, मतलब इसके जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, उनको बनाना आसान है। इसमें कोई अपर्टेनेंसेस या कुछ एक्सेसरीज़ लगाना आसान है। इसके साथ काम करना आसान है। पीवीसी पाइप को फिटिंग करने वाले लेबर जो हैं वो बड़े ही सस्ते हैं, एफिशिएंट हैं। तो पीवीसी पाइप आज के समय में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है हाउस प्लम्बिंग के लिए। अब कुछ जॉइंट्स की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ अलग अलग डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि जॉइंट्स कैसे होते हैं, किन किन पाइप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनकी ख़ास बात क्या है। सबसे पहले आपको दिख रहा है कॉलर जॉइंट। कॉलर जॉइंट क्या होता है, दो पाइप होती हैं। ये अमूमन जो सीमेंट कंक्रीट पाइप थी उसमें ही ये कॉलर जॉइंट इस्तेमाल होते हैं। आपको दिख रहा होगा ये सेक्शन पूरा कॉलर का है, ये कॉलर है। यहाँ पर ये अगर मैं बात करूँ तो ये आपका साइड व्यू है इसका कॉलर जॉइंट का।
यहाँ पे 2 सीमेंट कंक्रीट की पाइप है, आपको दिख रहा होगा, ये पाइप की थिकनेस है इतनी। इनको जोड़ने के लिए हम एक अलग से इतने थिकनेस का कॉलर हमने लिया, दोनों तरफ से पाइप को इंसर्ट किया और फिर इनके बीच में कुछ हमने गैस्केट्स तो यहाँ पे लगा रखे हैं, यहाँ पर हमने कुछ सीमेंट कंक्रीट की मदद से, सीलेंट की मदद से, मोर्टार की मदद से इन दोनों को जोड़ दिया। आपने देखा होगा कि कॉलर कुछ एक थिकनेस में मौजूद होते हैं हमारे पास। अगर कुछ इस तरीके से आप देखें तो इस तरीके से अलग से कॉलर मौजूद होते हैं और जो पाइप होती है वो हमारे पास अलग से मौजूद होती है। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर लगा करके फिर इस तरीके का जॉइंट हम बनाते हैं, ये कॉलर जॉइंट होता है। कॉलर जॉइंट के लिए समझने की बात है कि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं सीमेंट कंक्रीट पाइप के लिए। एक्सपेंशन जॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप कास्ट आयरन या रॉट आयरन की पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन की पाइप मोटे डायमीटर के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो गर्मियों में फैलेगी, मतलब उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसमें थर्मल एक्सपेंशन होगा। ठंडी में वो पाइप सिकुड़ जाएगी, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ऐसे समय में अगर हमने परमानेंट जॉइंट बनाया है तो पाइप में क्रैक्स ज़रूर डेवलप होंगे और उसकी वजह से लीकेज आएगा, जिससे मेरा जो वाटर सप्लाई स्कीम है वो प्रभावित होगी, ये श्योर है। तो अगर हम कोई ऐसे मटेरियल की पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, तो वहाँ पे हमें एक्सपेंशन जॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए आपके पास 2 पाइप है, एक आपको यहाँ पे दिख रही है पाइप जिसमें स्पिगट बना हुआ है, सॉकेट बना हुआ है, और दूसरी पाइप आपके पास ये है। ये बाहरी हिस्सा अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से है। अब आप देखिए यहाँ पर एक गैस्केट लगा हुआ है, ये रबर का गैस्केट होता है जो वाटर सीलेंट का काम करता है। अब यहाँ पे जो गैप है, आपको ये जो गैप दिख रहा है, यही एक्सपेंशन के लिए बचा हुआ जगह है। अगर ये गर्मी में इसका पाइप का लेंथ बढ़ता है तो ये गैप कम हो जाएगा, एक्सपेंशन के समय में वो गैप कम हो जाएगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये पाइप पीछे शिफ्ट हो जाएगी तो ये गैप और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो ये थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना है वो बड़ा ही आसानी से हो पाता है एक्सपेंशन जॉइंट्स पे। अगर मैं फ्लेंज जॉइंट की बात करूं तो इन्हें सबसे पहले आपको समझ लेना होगा कि इन्हें बोल्ट से बहुत टाइट कसा जाता है। आपको बोल्ट दिख रहा है, ये बोल्ट है, यहाँ पे नट लगा करके इसको बहुत टाइटली कसा जाता है। ये कहाँ पे जॉइंट इस्तेमाल होते हैं? ऐसे जगह पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे पाइप के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, मतलब इसमें जो फ्लूइड या गैस फ्लो कर रही है वो बहुत हाई प्रेशर के साथ फ्लो कर रही है। तो ऐसे समय पे हम एक्सपेंशन जॉइंट बिल्कुल नहीं दे सकते। इसके साथ और भी जो विकल्प जॉइंट्स हैं उनका चुनाव नहीं करते हैं, हम सीधे फ्लेंज जॉइंट का चुनाव करते हैं। तो फ्लेंज जॉइंट के लिए आपको क्या समझ लेने की ज़रूरत है कि जब पाइप के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो हमें फ्लेंज जॉइंट को चुनना पड़ता है। फ्लेक्सिबल जॉइंट्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये पाइप में जिसमें कॉलर है, सॉकेट है, ये पाइप जो इसके अंदर फिट है, आपको ये 2 पाइप दिख रहे होंगे अलग अलग। एक पाइप तो यहाँ से इस तरीके से दिख रही है इस चित्र में। तो इन दोनों पाइप के लिए जब हम जोड़ बनाते हैं या इस तरीके के जो हमारे पास फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हैं, जब हम इसको बना रहे होते हैं तो इसकी जो स्थिति है उस पर बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर पाइप का जो ओरिएंटेशन है, पाइप जिस दिशा में बिछाई गई है, अगर उसमें थोड़ा बहुत हमें घुमाव की आवश्यकता है, एलिवेशन के चेंजेस की आवश्यकता है, या ऐसी जगह पे हम पाइप लगा रहे हैं जहाँ पे फाउंडेशन यानी जिस पे वो पाइप रखी गई है उसके सेटल होने की संभावना ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम फ्लेक्सिबल जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं कि अगर ये वाला हिस्सा ऊपर या नीचे भी थोड़ा बहुत हल्का सा मूव करता है तब भी जॉइंट ख़राब नहीं होगा, पानी वहाँ से लीक नहीं होगा। आसानी से इस जो सर्कुलर सॉकेट है इसमें ये पाइप आसानी से मूव कर जाएगी और जॉइंट बराबर बना रहेगा। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे वर्टिकल सेटलमेंट या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंजेस दोनों ही संभव हैं, वहाँ पर हम फ्लेक्सिबल जॉइंट का चुनाव करते हैं। मैकेनिकल जॉइंट बड़ा ही सरल है, इसमें 2 रिंग होती है। ये इनर रिंग है जो सीलेंट का काम करती है। जैसे ही हम बोल्ट को टाइट करते हैं, मतलब ये दोनों एंड नज़दीक आते हैं,
तो ये क्या करता है, ये इस सेक्शन इसको नीचे की तरफ दबाता है, और ठीक इसी तरीके से ये वाला सेक्शन इसको ऊपर की तरफ दबाता है। जब ये ऊपर की तरफ दबाव आता है तो ये जो रिंग है ये मजबूत सील बना देती है। साथ ही साथ इन दोनों को हॉरिजॉन्टली दबाव, मतलब क्षैतिज रूप में जो एक दूसरे के साथ चिपकाए रखने के लिए इस बोल्ट के अंदर जो टेंशन है वो काम करता है। तो ये मैकेनिकल जॉइंट का बड़ा ही सटीक उदाहरण है। ये बढ़िया सीलेंट होता है और मजबूत जॉइंट बनता है। स्क्रू जॉइंट आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया कि जब भी हम गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी जीआई पाइप का इस्तेमाल करते हैं उसमें अमूमन हम स्क्रू जॉइंट का निर्माण करते हैं, संरचना उसकी बनाते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये पाइप था जिसमें पहले हमने स्क्रू थ्रेड्स बनाए, फिर ये दूसरे पाइप में भी हमने थ्रेड्स बनाए, और उसके बाद हमने इस कपलिंग यानी कि सॉकेट जिसमें पहले से थ्रेड था, पहले इस पाइप को इसमें टाइट कर दिया थ्रेड से, और फिर दूसरे पाइप को भी इसमें टाइट कर दिया, और इस तरीके से हमारा ये जॉइंट बन गया। ये अमूमन हम किस में करते हैं, एक गैल्वेनाइज्ड आयरन जीआई पाइप का जब हम जोड़ बनाते हैं तो उसमें हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सिंप्लेक्स जॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर आप रबर गैस्केट लगा देते हैं और इसके ऊपर जो कपलिंग है उसको रखते हैं, दोनों पाइप को इंसर्ट करते हैं। ये जो रबर गैस्केट्स है ये एक अच्छे सीलेंट का काम करता है। स्पिगट एंड सॉकेट जॉइंट, ये बहुत सरल जॉइंट होता है, बहुत आसानी से बन जाता है। इसमें बहुत स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसका जो फाउंडेशन है जिस पे पाइप रखी जानी है वो अच्छा होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, उसमें कोई वर्टिकल सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। स्पिगट एंड सॉकेट जॉइंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपके एस्बेस्टर सीमेंट पाइप में। उसमें पहले से ही आप देख पा रहे हैं ये जो पाइप का सेक्शन है इसमें आपको ये वाला सेक्शन स्पिगट दिख रहा है, यहाँ से ये सॉकेट दिख रहा है, ये पूरा आपको अच्छे से सॉकेट दिख पा रहा है इसका, आपको ये पूरा एंड दिख गया। ये जो मैंने अभी रेड से लाइन किया ये आपका सॉकेट है, और इसी पाइप के जैसे अगर ये पाइप आगे जाएगा तो इसी पाइप के एंड पर यहाँ पे स्पिगट भी होगा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये स्पिगट आराम से इस सॉकेट में जाता है, इसके अंदर हम सीलेंट मटेरियल भरते हैं। सीलेंट मटेरियल के लिए हम कुछ ऐसे रबर का या लेड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब इसको भर देता है, जाम कर देता है, तो ये जॉइंट हमारा वाटर टाइट भी होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है। तो ये स्पिगट एंड सॉकेट जॉइंट अमूमन प्रेफर किया जाता है, इसको चुना जाता है एस्बेस्टर सीमेंट पाइप के जोड़ को बनाने के लिए। हाउस प्लम्बिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं आगे बढ़ते हुए तो मैं आपको बता दूंगा कि घरों के अंदर जो जलापूर्ति और जल निकासी के लिए जो व्यवस्था की जाती है, जिन पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जिन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारे के सारे हाउस प्लम्बिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, एक तो साफ़ पानी को आपके घरों तक पहुंचाना, और दूसरा क्या है कि आपके घरों से गंदे पानी को बाहर नालों तक ले जाना। अब आपके घरों से गंदा पानी कहाँ से निकलता है, आपके किचन से निकलता है। जब आप बर्तन धुलते हैं या सब्जियां धुलते हैं या और भी किचन में जो खाना बनाने का कार्य करते हैं उस दौरान जो गंदा पानी निकलता है, या आप घरों की साफ़ सफाई कर रहे हैं, स्वच्छता कर रहे हैं, उस दौरान भी गंदा पानी निकलता है। आप खुद के शरीर को स्वच्छ कर रहे हैं, मतलब नहा रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, वो सारा कुछ गंदे पानी का कारक है। जो साफ़ स्वच्छ जल आपके घरों तक सप्लाई हुआ था उसको गंदा करने का कारक है। उसके साथ ही साथ जो आप वाटर क्लोजेट्स यानी कि जो आपका टॉयलेट सीट है उसमें जो पानी इस्तेमाल हो रहा है वो सारे कारक हैं पानी को गंदा करने के लिए। तो उन सभी जगहों से पानी को सुरक्षित मतलब इस तरह से बाहर ले जाए कि वो न्यूसेंस यानी कि समाज में कोई दिक्कत पैदा न करे, किसी को उससे नुकसान न हो और किसी को उससे कोई हानि न पहुँचे। इस पूरे सिस्टम को बरकरार रखने के लिए हाउस प्लम्बिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बारिश का पानी जो आपके छत पे इकट्ठा हो रहा है, जो आपके घर के सामने, आपके बरामदे में, आपके लॉन में इकट्ठा हो रहा है, उसको भी निकालने के लिए जो व्यवस्था की जाती है वो हाउस प्लम्बिंग सिस्टम के अंतर्गत आती है। अगर हाउस प्लम्बिंग सिस्टम की मैं बात करूं तो इसमें अलग अलग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है।
इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे घर से जो गंदे पानी को निकालने की व्यवस्था की जाती है उसमें जो प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है, जो तौर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, अमूमन यहाँ पे 3 तरीक़ों का इस्तेमाल होता है। पहला आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं सिंगल स्टैक सिस्टम। सिंगल स्टैक सिस्टम में क्या होता है, एक सिंगल पाइप होती है जिसमें एक सिंगल पाइप, कौन सी पाइप है, ये वाली जो पाइप आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से, यही वो सिंगल पाइप है, स्टैक है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये सिंगल पाइप में ही सारे गंदा पानी जो हर जगह से आपके घरों से आ रहा है वो सभी इसी में इकट्ठा होता है। अब देखिए सिंक से गंदा पानी आ रहा है, वॉश बेसिन से भी गंदा पानी आ रहा है, आपके बाथरूम से भी आ रहा है, ये सारा पानी कहाँ जा रहा है, इसी एक सिंगल पाइप में जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, सिंगल स्टैक सिस्टम कहा गया। उसके बाद बात हम करते हैं वन पाइप सिस्टम की। वन पाइप सिस्टम में एक मेन वेंट पाइप होता है जहाँ से वो सक्शन न क्रिएट हो, हमारे पाइप में प्रेशर की वजह से चोक ना हो, इसके लिए एक वेंट पाइप होता है। लेकिन सारा गंदा पानी मतलब आपके टॉयलेट से, आपके किचन से, बाथरूम से सारा पानी यहीं इसी पाइप से होके जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं ये वाटर क्लोसेट है यानी टॉयलेट सीट है, ये वॉश बेसिन है, बाथरूम है और सिंक है, ये सारा का सारा पानी कहाँ आ रहा है, इसी में आ रहा है। और ये वेंट पाइप ऊपर से जुड़ा हुआ है, सब में मतलब एयर को इंट्रोड्यूस कर रहा है जिससे कि चोक ना हो नेगेटिव प्रेशर से। टू पाइप सिस्टम में क्या होता है, बस विभाजित कर देते हैं कि जो सॉइल है यानी कि जो टॉयलेट सीट का पानी है जिसमें मानव मल जाता है वह पाइप बिल्कुल अलग है, और जो नॉर्मल पानी है यानी कि वॉश बेसिन से, बाथरूम से, सिंक से, यह पानी आपको दिख रहा है कि इस पाइप से होके जाता है। यह व्यवस्था सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो टू पाइप सिस्टम, सिंगल पाइप सिस्टम आप समझ गए। सैनिटरी फिटिंग्स अलग अलग है। ये ट्रैप है, ट्रैप का काम क्या है, इसमें पानी भरा रहता है जिससे कि यहाँ से आपने पानी डाला, बाथरूम का आपका टॉयलेट सारा मानव मल फ्लश हो गया, तो फ्लश होकर के ये इस पानी के चेंबर से इधर की तरफ आ गया, जो बदबू है वो फिर ये पानी लॉक कर दिया तो वापस आपके टॉयलेट में बदबू नहीं फैलेगा। ये आपको वॉश बेसिन का एक क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। वॉश बेसिन में यहाँ पे टैप लगा होता है, पानी कलेक्ट होता है और ये नीचे लगे हुए पाइप से वो फिर आपके प्लम्बिंग सिस्टम के माध्यम से बाहर चला जाता है। ये टॉयलेट सीट है, आप सभी से भली भांति वाकिफ़ हैं। ये ह्यूमन एक्सक्रेटा यानी मानव मल को इकट्ठा करता है और उसको सुरक्षित रूप से प्लम्बिंग सिस्टम तक पहुंचाता है। यूरिनल आपको दिख रहा है। यूरिनल का काम क्या है कि मानव मूत्र को इकट्ठा करता है और फिर ये पाइप के माध्यम से, ये आपको दिख रहा है वाटर चेम्बर होता है जिसके पार वो मानव मूत्र को ले जाता है जिससे कि जो आपके टॉयलेट है उसमें बदबू नहीं फैलती है। मैन होल्स की अगर मैं बात करूं तो मैन होल आपके मेन स्वर लाइन में एक ओपनिंग होती है जिससे कि आदमी या कोई वर्कर उसमें घुसता है। किस काम के लिए, निरीक्षण करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए। तो मैन होल आपको कई जगह दिख जाएगा, रोड के ऊपर उसका ढक्कन होता है। ये क्रॉस सेक्शन की मदद से मैं दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ पर जो आपको मैन होल दिखता है ये सड़क है, यहाँ पे मैन होल का ढक्कन है। इसको जब आप ओपन करते हैं तो इसमें सीढ़ियाँ होती हैं, आप वहाँ से वर्किंग चैम्बर तक आसानी से चले जाते हैं। आपको दिख रहा है ये जो पाइप है ये मेन पाइप है जो आउटफॉल सुअर भी हो सकता है, जिससे कि पानी जो गंदा पानी है वो आपके सुएज ट्रीटमेंट प्लांट तक जा रहा है। यह लेटरल से आ रहा होगा या सब मेन से पाइप आ रहा होगा, इसको ड्रॉप मैन होल बोलते हैं। पानी सीधे यहाँ से गिरेगा तो यह इम्पैक्ट पैदा करेगा, जो यहाँ पर काम करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए गया होगा उसको गंदा करेगा, इसलिए ये ड्रॉप मैन होल से इसके तक पहुँच जाता है। लैंप मैन होल एक बड़ा ही लैंप होल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये इंस्पेक्शन के ही काम में आता है। ये श्रेणी में कई बने होते हैं, जैसे एक लैंप मैन होल यहाँ पर है, तो इसका काम क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई चोक है, गंदा कुछ कचरा फंस गया है, इसमें से जब आप लैंप नीचे डालते हैं और यहाँ से जब देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे आपको रोशनी नहीं दिखेगी अगर यहाँ पे गंदा कचरा फंसा हुआ है। अगर ये कचरा नहीं है तो आपको रोशनी यहाँ दिखेगी, आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कोई कचरा